नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट को लेके पक्ष और विपक्ष के बीच में खूब गहमा-गहमी हो रही है इन दिनों विधानसभा के मानसून सत्र में। और वहीं पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा विधानसभा के अंदर एक विषय रखा गया कि प्रदेश की आर्थिक हालात जो हैं वो खराब हैं और उन्होंने कुछ कारण भी गिनाए और वहीं पे उन्होंने 2 माह के लिए पूरी कैबिनेट, सीपीएस और चेयरमैन और सलाहकार कैबिनेट रैंक के जो भी लोग हैं, उनके वेतन और भत्ते विलंबित किए जाने की घोषणा भी कर दी। उनकी घोषणा के बाद राजनीति शुरू होगी। वहीं राष्ट्र स्तर पर हिमाचल की आर्थिक बदहाली को लेके तरह-तरह के समाचार नेशनल मीडिया में चले गए और हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी तस्वीर पेश कर दी गई कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक आपातकाल घोषित हो चुका है। विपक्ष भी उस पे चर्चा कर रहा है। वहीं पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले कल ही एक बयान देते हैं कि नहीं, हिमाचल में आर्थिक हालात काबू में हैं, कोई स्थिति खराब नहीं है। हम कुछ आर्थिक सुधार कर रहे हैं, उसमें दिक्कतें पेश आ रही हैं और उसी की कड़ी में हमने अपने 2 माह के लिए वेतन भत्ते विलंबित किए थे। इसी बीच विपक्ष का आरोप लगता है कि ट्रेज़री को निर्देश दिए गए हैं कि वेतन-मान जो है कर्मचारियों का वो 5 तारीख को देना है और पेंशन 10 तारीख को देनी है। आज वेतन का दिन है, छुट्टी थी पिछले कल। अभी पता चला कि कुछ कर्मचारियों को वेतन मिल गया है, कुछ का अभी शाम तक आ भी सकता है और हो सकता है कि अगले कल भी आए। लेकिन सारे अधिकारियों को विपक्ष के आरोपों के बाद सारे अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी ने रिसोर्स जनरेट करने के लिए वेतन हर हालत में आज देने के लिए लगा रखा है और पेंशन शायद 1 आधा दिन लेट हो सकती है। कई चर्चाएँ कि आखिर हिमाचल आर्थिक संकट में क्यों गिरा? क्योंकि मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बना देंगे और 2032 तक भारत का सबसे समृद्ध राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। लेकिन हालात जो खजाने के हैं वो ठीक नहीं है। विपक्ष का आरोप है फिजूल खर्ची चल रही है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं विवेक शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। प्रेम कौशल जी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता हैं। उदयवीर पठानिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आज चर्चा में भाग ले रहे हैं। उदयवीर जी, ये जो आर्थिक संकट की बातें चल रही हैं, लंबे समय से चल रही हैं, अभी भी मुख्यमंत्री जी ने पिछले कल एकदम से अपना स्टैंड बदल दिया कि नहीं आर्थिक संकट कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने गिना भी दिया कि केंद्र हमारी देनदारियाँ नहीं दे रहा। उन्होंने 3 मुख्य देनदारियाँ गिनाई, चाहे बीबीएमबी का एरियर है 4300 करोड़, चाहे एनपीएस का जो पैसा जमा है 9200 करोड़, चाहे पीडीएनए का 9300 करोड़ है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमें कर्ज लेने पे एक सीलिंग भी लग चुकी है। जी, जबकि कर्ज इस सरकार ने अपने पौने 2 साल के कार्यकाल में 24,716 करोड़ रुपए का कर्ज भी लिया और जीपीएफ से भी कर्मचारियों की भविष्य निधि से भी 2810 करोड़ रुपए निकाले हैं। तो उससे ये प्रदेश चल रहा है। लेकिन इस जिस तरीके से राजनीति चली है, हिमाचल की छवि एक बड़ी अच्छी छवि थी, छोटा राज्य था, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। आर्थिक संकट धूमल साहब ने भी झेला है, वीरभद्र सिंह जी ने भी झेला है, ट्रेज़री कई बार ओवरड्राफ्ट होती रही है, लेकिन प्रचार ज़्यादा है और इसके पीछे जो चर्चा चल रही है कि अधिकारी वही अधिकारी हैं, पिछली बार भी संकट थे आर्थिक लेकिन वही अधिकारी काम करते रहे। इस बार काम करने की बजाय वो इस तरह के संदेश प्रसारित करवा रहे हैं, राजनीतिक लोगों के, सत्ता में बैठे हुए लोगों के माध्यम से। जी, उदयवीर जी। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। इस तस्वीर के 2 पहलू हैं। पहला तो सीधा-सीधा एक ही तस्वीर है, अगर देखा जाए कायदे से कांग्रेस के भीतर, तो वो तस्वीर है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की। और बकाया एक भी आदमी उस तस्वीर का हिस्सा नहीं है, चाहे वो मंत्रिमंडल हो, चाहे वो कांग्रेस का जो संगठन है वो हो। तो यही वजह है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं, वो सबके टारगेट पर हैं और इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पहली बार हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने शरेआम ये कह दिया कि भैया हालात खराब है और हमें किसी न किसी तरीके से इन चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। ये भी एक सच्चाई है, पुराने मुख्यमंत्रियों ने ये नहीं कहा कभी भी कि हमारे ऊपर आर्थिक संकट है या नहीं है। और अगर दूसरी तरफ तस्वीर का दूसरा पहलू देखें तो ये भी सच्चाई है कि ये जितना भी जो आपने प्रचार प्रसार वाली बात करी, इसके लिए जिम्मेवार आखिर है कौन? अगर वही वही चीज़ आ गई कि मुख्यमंत्री ने अगर उसको जो वेतन और भत्ते थे, उन्हें खत्म कर देते तो क्या था?
अब सवाल ये उठ रहा है हाँ। कि 2 महीनों के लिए आपने उनको रोक के रख दिया, 2 महीने के बाद सीधी एफडी मिल जाएगी कि आप पुराने भत्ते भी ले लो, 2 महीने की सैलरी भी ले लो। अब आम आदमी का सीधा सवाल है कि किस नेता का ऐसा होगा कि उसको 1 महीने या 2 महीने की सैलरी ना मिले तो उसका कुछ नहीं हो सकता। लोग व्यावहारिक तरीके से देखते हैं और अब यही वजह रही, समझ में नहीं आता कि वो कौन से सलाहकार थे, कौन से ऐसे अफ़सर थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री को ये सलाह दे दी कि आप ये करवा दीजिए कि विलंबित करवा दीजिए और 2 महीने के बाद हम आपको दे देंगे। यही वजह रही कि नेशनल मीडिया ने धज्जियाँ उड़ाकर रख दी हिमाचल की, इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो आईएएस लॉबी है, ये सही मायनों में बेहद तरीके से बेकाबू हो चुकी है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अगर बीजेपी की सरकार की भी बात की जाए, तो बीजेपी की सरकार के दौर में ये रहता था कि सेंटर में भी इनकी सरकार थी और अधिकारियों के लिए कहीं न कहीं थोड़ा-सा अपने करियर के लिहाज से थोड़ा-सा एक दबाव-सा रहता था। अब दबाव है नहीं, केंद्र में उनका कुछ है नहीं, यहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस तरीके से चले हुए हैं, वो दुहाइयाँ भी दे रहे हैं, सफाइयाँ भी दे रहे हैं, लेकिन वो तमाम चीज़ें हावी होती जा रही हैं, जिसका असर अब दिखने शुरू हो चुका है। अगर वही चीज़ आ जाए, तो बीजेपी इस बात का जवाब क्यों नहीं देती आज तक कि अगर आपने केंद्र से प्रदेश को मदद दिलवाई है, तो उसका हिसाब दीजिए। बस जुबानी जमा खर्च चला हुआ है और जब पैसा जिस तरह से आपने भी गिनवाया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू उस पैसे पर क्लेम कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं, तो बात फिर वहीं ले देकर आ गई। अब नया आरोप निकल आया है कि जो एनपीएस का पैसा फँसा हुआ, उसके अगेंस्ट लोन ले लिया हुआ है। तो तथ्य कहीं भी नहीं है। एक बिल्कुल जिसको ये कह सकते हैं कि अंधेरा है और अंधेरे में तीर छोड़े जा रहे हैं, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस का इसलिए ज़्यादा बन जाता है कि वो सत्ता में बैठी हुई है और पहले ही दिन से कांग्रेस का ये एक तरह से मैं कहूँ कि सियासत में शोर रहा है कि हम तो भैया खाली हैं। अब जब खाली जी। हैं, तो जनता के साथ वादे भी आपने किए हुए हैं, सारी चीज़ें फ्रीबीज़ का ज़िक्र ज़रूर करते हैं, लेकिन उन चीज़ों का कोई फ़िक्र नहीं है। क्या आज तक सबसे बड़ा विवाद ये तब खड़ा हुआ था जब राजेश धर्मानी ने ये बयान दिया था कि मैं भत्ते छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अब जब भत्ते छोड़ने की बात आ रही है, तो क्या कांग्रेस के जो अभी एमएलए हैं, उन्होंने कोई जवाब दिया कि हम भी छोड़ते हैं, विलंबित ही करवा लो अगर वही इतना है। लेकिन नहीं, इन लोगों में उतनी सी नैतिकता नहीं है कि अगर प्रदेश डूब रहा है, तो अपने खर्चों को ये थोड़ा-सा ये कह दें कि जी हमारे तो खजाने में रख लो, आप हमें नहीं चाहिए। अब उदाहरण पेश करना है या कुछ करना है, तो ये एक ड्रामा है, उदाहरण पेश करना है यानी एक ड्रामा पेश करना है और इसमें जो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के मंत्री हैं या कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वो भी चुप बैठे हुए हैं जो संगठन के लोग हैं। एक-दूसरे जी, को बिल्कुल, बिल्कुल। एक-दूसरे की टा लेकिन उदयवीर जी, कहीं न कहीं इस तरह की जब स्थितियाँ आती हैं, पहले राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा लंबे समय तक, क्योंकि जी, एक अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग कहीं न कहीं उनका मनोबल उनका भी गिरता है व और कांग्रेस के वर्कर का भी गिरता है कि सरकार हमारी इसमें संकट में है। तो जी, काम-काज उस तरीके से नहीं चला। अब आर्थिक संकट का हवाला बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसका भी कहीं न कहीं असर हमारे प्रदेश के विकास पे पड़ रहा है। दूसरी बात, प्रायोरिटी डिसाइड करना। गैर ज़रूरी चर्चा चल रही है कि गैर ज़रूरी निर्माण कार्यों पे इस सरकार का फ़ोकस है। रेस्ट हाउस की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन रेस्ट हाउस सबको चाहिए, सब मंत्रियों को चाहिए, सब विधायकों को चाहिए और जो पहले से रेस्ट हाउस चल रहे हैं, उनका कोई रख-रखाव नहीं है। गैर ज़रूरी बिल्कुल। कई तरह की इमारतें हैं, वो और प्रायोरिटी बदल दी गई है कहीं न कहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर इन पे कंट्रोल कर लिया जाए, तब भी हमारा हल हो सकता है। जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, उसी को पटरी पे लाया जाए। ऐसा क्यों नहीं कोई सलाह दे रहा इस सरकार को? वही बात आ गई डॉक्टर साहब कि सलाह देगा कौन? पिछले दिनों नरदेव कंवर वाला मसला उठा कि 30,000 थी, 1,30,000 हो गई, फिर कोई किसी ने बोला कि बैकडेट में हुआ, वैसे हुआ। मतलब सारा ये आ गया है सर कि एक इम्पैक्ट तो शरेआम ये जा रहा है कि कांग्रेसी राज करने के लिए सिंसियर है ही नहीं, इनमें सिंसियरिटी है ही नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी रोटियां सेंकने में लगी हुई है। इनके जो नेता है, वो दूसरे दिन अपनी ऐसी की तैसी फिरवा के रख लेते हैं। मैं अपने शब्दों के लिए माफी चाहूँगा। ड्रोन वाला जी, मसला था, ड्रोन वाला जी। मसला था। क्या नहीं बहुत कहा हल्का मसला ले आए नेता प्रतिपक्ष सदन के भीतर। बहुत ही बिल्कुल हल्का मसला। बिल्कुल। और इन जो कांग्रेस के लीडर्स हैं
ये जो मंत्री लोग बैठे हुए हैं या जो ये चेयरमैन्स वगैरह बैठे हुए हैं सर, तो उसको भी अब जनता जो है वो पचाने के मूड में नहीं है। जो चीजें पहले दबी हुई थी, जिस तरह से सरकार आर्थिक तौर पर एक तरह से जिसे कहें कि निर्वस्त्र होकर होती हुई नजर आ रही है, उसी तरह से नेताओं की छवि जो है वो भी तार-तार होती नजर आ रही है और उसका रीजन यही है कि नेता लोग सबसे पहले कटौतियाँ जो ठोकी इन लोगों ने, इन्होंने ठोकी आम आदमी के ऊपर। और उसके बाद जब अपने लिए बारी आई, तो नाखून काटकर शहीद का दर्जा लेने वाली बात थी कि नाखून कटवा लिया और कह दिया कि हम तो शहीद के उसमें आ गए। तो ये उसी तरह की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं सर, हकीकत में कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि बदनामी भी सुखविंदर सिंह सुक्खू की जा रही है या फिर करवाई जा रही है क्योंकि उनके सलाहकार ही ऐसे हैं। आईएएस लॉबी का तो धन्य है और जो दूसरे भी सलाहकार हैं वो भी धन्य हैं कि आप करवा क्या रहे हैं। अगर मान लीजिए सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी अपने इससे काम कर रहे हैं, सलाहकारों का कोई योगदान नहीं है, फिर लाखों रुपए का बजट इनके लिए किसके लिए है? इन लोगों की कभी कोई स्टेटमेंट आई, सिर्फ बचाव के लिए स्टेटमेंट आती है, कभी ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई जो तथ्य और तर्कों पर आधारित हो कि अगर हमारे मुख्यमंत्री ऐसा कर रहे हैं या कह रहे हैं तो उसका जो नतीजा ही आने वाले दौर में ये होगा। ये तो एकदम से पूरी खुली जो मैदान है वो छोड़ दिया गया और वहां पर सुखविंदर जी, सिंह सुक्खू भी हाल फिलहाल अकेले नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जो बिल्कुल। सो कॉल्ड इनके दोस्त हैं उनमें से एक भी दोस्ती निभाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इन दोस्तों की वजह से सरकार के ऊपर भी कालिख लगी और इनकी वजह से ही ये आगे भी सारी चीजें होती चली जा रही हैं, तो इनको भी समझना चाहिए डॉक्टर साहब। जी, विवेक जी जुड़े हैं। विवेक जी, फिजूल खर्ची का आरोप नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी लगा रहे हैं। वो एक आरोप ये भी लेके आए कि 6 करोड़ रुपया सीपीएस का जो केस लड़ा जा रहा है, उसमें वकीलों को फीस दे दी गई है। और दूसरी तरफ राजेंद्र राणा एक बड़ा आरोप लेके आए। उन्होंने एक वीडियो जारी किया कि वाटर सेस कमीशन को हाई कोर्ट पूरी तरह से असंवैधानिक करार देकर खत्म कर चुका है। फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया, सिर्फ वो जो 37 करोड़ रुपया जमा हुआ है उस पे फिल स्टे दिया है, बाकी वो जो हाई कोर्ट का फैसला है वो यथावत है। लेकिन वाटर सेस कमीशन का चेयरमैन, मेंबर वेतन भत्ते भी ले रहे हैं, गाड़ियां भी चला रहे हैं और कार्यालय भी चल रहा है और वाटर सेस कमीशन का ऑफिस भी चल रहा है। इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। लेकिन आरोप कैसे लग रहे हैं? राजेंद्र राणा तो विधानसभा में नहीं है, वो वैसे आरोप लगा रहे हैं, जबकि विधानसभा में पूरी तरह से घेरने में सरकार को भाजपा नाकाम दिख रही है इस समय। जी विवेक जी। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि कांग्रेस अपनी जो स्तुति लिख रही है उसमें 4 अध्याय प्रमुखता से जिसको बार-बार वो पढ़ते हैं, उसमें पहला अध्याय जो आता है उनका वो है एनपीएस में कर्मचारियों का 9,000 करोड़ की देनदारी। दूसरा अध्याय ये पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि जी आपदा राहत में कुछ नहीं मिला, बिजली की रॉयल्टी तीसरा और चौथा पूर्व सरकार की देनदारियां। ये 4 अध्याय इन्होंने रटे हुए हैं जिसके ऊपर ये बार-बार घुमा फिरा करके कांग्रेस इस मुद्दों पे आती है। मैं आज इन चारों का पहले विवरण आपके समक्ष रखना चाहता हूं, उसके बाद मैं आगे आऊंगा। जो एनपीएस की बात करते हैं, दैट इज पीएफआरडीए नाम की कंपनी है जिनके पास एनपीएस का पैसा है, जो है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और जो ये पैसा है ये म्यूचुअल फंड और मार्केट में लगाती है और ये बकायदा लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के पश्चात ये बना है। और इसमें ये प्रावधान है कि व्यक्ति जब रिटायर होगा तो उसका जो पैसा है वो कर्मचारी को मिलेगा, सरकार को कोई पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद ये उसका पॉलिटिकल ट्रायल बार बार करते हैं। दूसरा विषय लेकर आते हैं ये आपदा का, कि आपदा में हमें कुछ नहीं मिला। आपदा जब आई तो एक केंद्र की टीम आई, उन्होंने यहां आकर के सर्वेक्षण किया। कांग्रेस उस सर्वेक्षण रिपोर्ट को विवेक जी वो सबको पता, पूरा नहीं, सुनिए पूरा प्रदेश जानता है। हमारे हिमाचल इस समय पूरा देश कर्ज पे चल रहा है। आपकी एनडीए सरकार के तीसरा कार्यकाल है, सबसे ज्यादा कर्ज उसने भी लिया। कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जो बिना कर्ज के चल रहा है। लेकिन हिमाचल में जो पक्ष विपक्ष के अंदर राजनीति है, हमारे हिमाचल की तस्वीर कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया के अंदर आकर इतनी विकृत हो गई है कि इस प्रदेश का तो हाल ही बेकार है और यहाँ इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी। देखिए आने वाले टाइम में अब मैं डॉक्टर साहब उन्हीं रुकेगा, रोजगार रुकेंगे, उसके जो अवसर पैदा होंगे वो चीजें रुकेंगी।
मैं उन्हीं इस बिंदुओं पे पर आ बात रहा करें, हूँ, लेकिन इसी पे बात करें। क्योंकि जी कांग्रेस बार बार जो इल्जाम लगाती है या इल्जाम लगाएंगे अभी हमारे बड़े भाई प्रेम कौशल जी, मैं उनको पहले उस पर जरा थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि उनको पास नए शब्दों का मिले, उन्हीं पर ना रहें। उस पर भी 14,000 करोड़ रुपया दिया और ये आज तक सार्वजनिक नहीं कर पाए कि केंद्र की रिपोर्ट्स को सार्वजनिक नहीं कर पाए। इलेक्ट्रिसिटी रॉयल्टी की बात करते हैं, 11/9 को कोर्ट में मुकदमा लगा हुआ है। पूर्व सरकार की जो 17 से 22 की ये 19,000 करोड़ की देनदारियों की बात करेंगे। अब मैं बताऊं कि मुख्यमंत्री जी का जो विधानसभा की पटल पर बयान आया है, मैं उसका व्याख्यान करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हमने 20 महीने में 21,366 करोड़ रुपए का लोन लिया है, जिसमें 5864 करोड़ रुपया हमने 24,716 करोड़। चलिए सर, जो विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष मुख्यमंत्री जी ने बयान रखा, मैं उसी को पढ़ रहा हूं। जो फालतू लिया है उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे अभी। उसमें भी इन्होंने 15,502 करोड़ रुपया का ये घी पी गए 20 महीने में। 816 करोड़ प्रति माह का घी पिया है इन्होंने। जबकि 27/4/2024 को सरकार ने 52,965 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया था और 7430 करोड़ रुपया उसमें इन्होंने बोरो या लोन लेने का प्रावधान किया था। अभी तक 3948 करोड़ रुपया ले चुके हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा में दिया गया बयान है। यानी कि 300 करोड़ प्रति मंथ के डेफिसिट में जो इन्होंने लेना था, सरकार चल रही है। जबकि बजट प्रावधान में कंपोनेंट रखे जाते हैं, उन्हीं कंपोनेंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरीज, उनकी पेंशन्स, विकासात्मक योजनाएं, स्टार्टअप योजनाएं, अन्य सारे उस कंपोनेंट में लिखे हैं जो बजट था। अर्थात इनका बजट कोलैप्स कर गया। जबकि हिमकेयर कार्ड योजना इन्होंने बंद की, मुफ्त यात्राएं इन्होंने बंद की, इन्होंने बिजली बंद की, स्कूल कॉलेजेस इन्होंने बंद किए, पेट्रोल, डीजल, सीमेंट और के प्राइस इंक्रीज हुए, यहां तक कि बीपीएल के राशन के प्राइस इंक्रीज हुए, यहां तक कि पुलिस ट्रैवलिंग का जो उनका भत्ता जाता था उसको भी इन्होंने बढ़ाया और जल्द ही ये 1,500 रुपए वाली योजना भी बंद करने जा रहे हैं। इन परिस्थितियों के बाद इस सरकार के पास कोई सलाहकार नहीं है, जो विषय अभी उदयवीर जी ने उठाया। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि प्रदेश में कोई आर्थिक संकट नहीं है। मैं कहता हूं प्रदेश में राजनीतिक संकट भी नहीं है, ये 40 हैं। उसके बावजूद इनके पास एक सिंगल सलाहकार नहीं है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी जयराम जी के सरकार के ऊपर ये इल्जाम लगाते थे कि आप जो सरकार चला रहे हैं कंपनी की तरह चला रहे हैं। आज जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो सरकार को ठेके पे चला रहे हैं। हालत ये हो गई है। मैंने पूर्व की जो डिबेट थी उसमें भी कहा था कि अगर वो माननीय जयराम जी से सलाह नहीं लेना चाहते कि आप सरकार कैसे चलाते थे महाराज, तो आप, मैं कहता हूं आज की डेट में वो मुकेश अग्निहोत्री जी जो पूर्व में हर बजट पर बोलते रहे भारतीय जनता पार्टी के, उनसे सलाह लेने। भवानी सिंह पठानिया जो इनके विधायक हैं, वो तो जाहिर है सरकार का पार्ट है, विवेक जी सरकार का पार्ट है। भवानी सिंह पठानिया दोनों सलाह लेते होंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं, कोई सलाह नहीं ले रहा। यहाँ सरकार चला कौन रहा है, सबसे बड़ा द्वंद्व तो ये उत्पन्न हो गया है। हकीकत ये हो गई है, जो ये एडवाइजरों की एक कैबिनेट फौज खड़ी की है, ये शेख चिल्लियों की फौज बन के रह गई है। हकीकत ये हो गई है। सरकार चल कहां रही है, आप मुझे बताइए। एक तरफ आप कुछ बयान देते हैं, एक तरफ आपका कंडक्ट कुछ और तरह का है। आप कुछ, आज वो कर्मचारी जो 3 दिन पहले ये कह रहे थे कि हमारे डीए और एरियर मिलने चाहिए, वो आज कहते हैं भाई साहब तनख्वाह ही दे दो, एरियर डीए रहने दो, हमें नहीं चाहिए एरियर डीए, तनख्वाह मिल जाएगी, अगले महीने मिल जाएगी, इस महीने 5 को मिलेगी। ये तो हालत हो गई है सरकार। चलिए मैं प्रेम जी के पास आ रहा हूँ। प्रेम जी, जो ये बयानबाजी मुख्यमंत्री जी द्वारा सदन में भी की गई, फिर उसके बाद विपक्ष इन पे हावी हुआ कि फजूल खर्ची ज्यादा है, मित्रों की सरकार है, इसी बीच नोटिफिकेशन आता है 1 लाख रुपए सीधा वेतन बढ़ जाता है। बीच में जयराम जी 6 करोड़ रुपए सीपीएस के इसमें फीस का भी करते हैं, वाटर सेस कमीशन की जिक्र आ जाता है, कई तरह की चीजें आ जाती हैं। और उसके बावजूद ये कहना कि अब हालात ठीक है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की छवि को भी ये चीज खराब करती है, क्योंकि अधिकारी उनके आगे या तस्वीर गलत पेश कर रहे हैं या फिर वाकई खजाने की हालत खराब है। जी डॉक्टर साहब, देखिए, मुख्यमंत्री ने ये कभी नहीं कहा कि हिमाचल प्रदेश का खजाना खाली है या हालात बहुत बदतर है। मुख्यमंत्री ने जब भी
हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हालात के ऊपर कोई बात की है, तो उन्होंने निश्चित तौर पर जो खजाने की स्थिति है, और क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उस स्थिति को लेकर जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट की हैं प्रदेश के सामने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार हिमाचल प्रदेश की छवि को खराब करने का काम किया है देश के अंदर और समाज के अंदर। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हालात हैं, जिनको पैदा करने में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जी। उन आर्थिक हालात का एक राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करते हुए प्रदेश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, मुख्यमंत्री ने अभी देखिए विवेक जी कर्मचारियों की तनख्वाह को लेकर बहुत चिंतित हैं। बिल्कुल। आज पहली तारीख है, आपने कहा कुछ कर्मचारियों को मिल गई है, शाम तक क्लियर हो जाएगा कि तनख्वाह मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इन एंटीसिपेशन ही सरकार को डिफेम करने का जो मूवमेंट है वो शुरू कर देते हैं। पहले से ही एक भूमिका बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करना शुरू कर देती है कि तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, इस कार्यकाल में एक बार भी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि समय के ऊपर कर्मचारियों को सैलरी ना मिली। तो ये इस तरीके की, और कर्जे की जहां तक बात है, आपने भी चर्चा की। देखिए 10 साल में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 150 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो है वो लिया है, जो हमारा और टोटल जो कर्ज है केंद्र सरकार का 205 लाख करोड़ का है। 55 लाख करोड़ 70 सालों में पिछली सरकारों ने लिया, और 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 150 करोड़ रुपए का योगदान उसमें किया, जो जीडीपी का 81% है, 81% ऑफ जीडीपी। आरबीआई से पैसा भारत सरकार ने लिया। और इसके अलावा देखिए, ये जो विवेक जी कर्मचारियों की जो पेंशन वाला पैसा, एनपीएस का जो पैसा है, उसका जिक्र कर रहे हैं कि वो शेयर्स में चला गया। ये एक केंद्र सरकार की नीति के तहत किया है। ये अगर वापस मिलेगा तो केंद्र सरकार की मदद से मिलेगा, केंद्र सरकार के प्रयासों से मिलेगा। उस पैसे को मांगना कोई गुनाह है? अगर प्रदेश का कर्मचारियों का जो पैसा वहां लगा है, उसको मांगना कोई अपराध है? भारतीय जनता पार्टी और जयराम ठाकुर को मैं समझता हूं कि सदन के अंदर पूरी तरह से एक असफल और पिटे हुए विपक्ष के नेता जो हैं वो साबित हो रहे हैं। उनका कोई मुद्दा जो है सदन के अंदर टिकता नहीं है। किसी मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी एक राय नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी हमला करने जाती है सदन के अंदर, उल्टा भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें फंस जाती है। ड्रोन का मसला आपके सामने आया, बहुत बड़ी बड़ी बातें जयराम जी ने कर दी। मेरे घर के ऊपर ड्रोन घूम रहा है, टेलीफोन टेप हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बड़ा भारी सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया। सच्चाई सामने आ गई, अब मुंह छुपाए फिर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो एक मुहिम भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल पर, पहले इन्होंने सरकार को गिराने की मुहिम चलाई, उसमें सफल हो गए, उसमें पिटे। अब जब उसमें पिट गए तो अब सरकार को और हिमाचल को बदनाम करने की दूसरी मुहिम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शुरू कर दी है। बार बार जिक्र आ रहा है कि ये जो विलंबित आपने वेतन और भत्ते हैं इनका जिक्र किया, इनको लेकर बड़ा भारी बवाल हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेताओं ने मचाया है। मीडिया में भी बहुत चर्चा इस चीज को लेकर हो रही है। मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो विधायक हैं, विधायक दल के नेता हैं, उनको कि वो एक पहल करें, वो आगे आए कि जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल है वो अपनी सैलरी जो है वो 1 साल के लिए सरेंडर करें। लेकिन प्रेम जी तब मैं मानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हालात को लेकर चिंतित है। आग्रह किया प्रेम जी, सदन में सुक्खू जी ने सबसे आग्रह किया कि पक्ष विपक्ष दोनों के विधायक विलंबित करें, वो भी 2 माह के लिए वेतन। लेकिन आपके कांग्रेस विधायक दल भी आगे नहीं बढ़ा, भाजपा की तो बात। मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूं कि वो फैसला तो सरकार ने ले लिया विलंबित करने का। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल और विपक्ष के नेता अपने विधायकों को कहें, पहल करें कि वो ये इस चीज की घोषणा करें कि वो ये जो पूरा साल है, इस साल वो वेतन भत्ते नहीं लेंगे। लेकिन वैसा नहीं करेंगे, खुद को वेतन भत्ते चाहिए, और अगर विलंबित किए हैं, सरेंडर किए हैं और उनको डेफर किया है तो उसको लेके आप बवाल मचा रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के विधायक, जो मुख्यमंत्री ने निवेदन किया, अनुरोध किया है विलंबित करने की बात है, हो सकता है वो लेने से मना करें कुछ महीनों के लिए।
प्रदेश के आर्थिक हालात को, ये अगर कोई ऐसा कदम मुख्यमंत्री ने उठाया है तो इसका मतलब ये तो कभी नहीं समझा जाना चाहिए कि आर्थिक तौर पर हिमाचल प्रदेश जो है वो दिवालिया हो चुका है, दिवालिया पिट चुका है हिमाचल प्रदेश का। आज लगातार जी डॉक्टर साहब। जी जी कौशल जी, लेकिन जिस तरह से आपने कहा पहले राजनीतिक संकट आया, अब आर्थिक आपातकाल की स्थिति आ रही है, तो क्या कहीं अधिकारी वर्ग तो शामिल नहीं है हिमाचल को आर्थिक पटरी से उतारने के लिए? क्योंकि मुख्यमंत्री को बुक्स थोड़ी पढ़ेंगे मुख्यमंत्री, उनके आगे ब्रीफ कौन करता है? अधिकारी कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी जब बयान सदन के अंदर दे देंगे, बाहर दे देंगे, फिर ठीक है, बाद में उन्होंने कहा कि मैंने ये कदम उठाए हैं, तो उन कदमों को लेके ये चीज थी, कहीं ना कहीं वो पलट जाते हैं। तो ये छवि खराब मुख्यमंत्री की करने की कोशिश में और प्रदेश की छवि खराब करने में अधिकारी वर्ग का योगदान तो नहीं है क्या? देखिए, मैं तो ये कहूंगा डॉक्टर साहब कि ये जब हम आर्थिक हालात की समीक्षा करते हैं तो इसमें बहुत सी चीजों की समीक्षा करने की आवश्यकता है। ये जाके देखे मीडिया भी और दूसरे तीसरे लोग भी ये पॉलिटिशियंस के ऊपर जाके सारी चीज को फिक्स कर देते हैं। मुख्यमंत्री पे कर देंगे, मंत्रियों पे कर देंगे, विधायकों पे कर देंगे। असली जो जड़ मैं समझता हूं कि जो आर्थिक संकट किसी भी स्टेट में है, देश के अंदर है, इसमें कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो अधिकारियों की फौज है उसकी बहुत बड़ी भूमिका जो है वो रहती है। क्योंकि सरकारें तो राजनीतिक दलों की आती जाती रहती हैं, असली सरकार तो अधिकारी हैं। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, मैं तो ये कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों की फौज जो है जरूरत से ज्यादा है, इसमें भी कटौती की जानी चाहिए। और ये जो नए कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के लोग शोर करते हैं कि 900 हमने स्कूल खोले थे, संस्थान खोले थे, उनको बंद कर दिया। मैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भविष्य में कुछ वर्षों के लिए चाहे हमारी सरकार हो, कोई और सरकार आए, अगर इस प्रदेश को बचाना है तो ये जो राजनीतिक आधार के ऊपर आप कार्यालय खोलते हैं, इन नए कार्यालयों को खोलने की जो प्रथा है उसको बंद किया जाना चाहिए। आवश्यकता इस चीज की है कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम स्ट्रेंथन करें और लेकिन मानेगा कौन? कौशल जी, मानेगा कौन? हर कैबिनेट में कोई ना कोई कार्यालय खोलते हैं। गैर जरूरी कोई एक्शन का एसडीओ का ऑफिस खोला जाता है, वो सिर्फ ठेकेदारी प्रथा को प्रमोट करने के लिए खोला जाता है। आपके ही बड़े नेता किसी समय बोले, मेरा यही निवेदन है, यही कहना चाह रहा हूँ कि ये कार्यालय जो लगातार जो 900 इंस्टीट्यूशन खोलने की भाजपा बात करती है, या पहले भी खुले होंगे, ये लोग ये एमएलए की पॉलिटिकल इच्छाओं को पूरा करने के लिए नए संस्थान खोलने की जो सोच है, इसके ऊपर रोक लगाने की आवश्यकता है। बहुत ही जरूरी, जहां नीड बेस्ड है वहां अगर कोई जरूरी है तो खोला जाए, अन्यथा ये भी मैं समझता हूं कि सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बनने का कारण बन रहे हैं ये कार्यालय। जी हाँ, बोलिए विवेक जी। मुझे लगता है प्रेम कौशल जी हमारी भाभी कमलेश जी से नाराज हैं, जो धर्म देना में बहुत कुछ खुलवाना चाहती हैं। ये नहीं चलेगा प्रेम कौशल जी, ये अच्छी अप्रोच नहीं है आपकी, इसको आप दुरुस्त करिए। और दूसरा, आपने कहा कि विधायकों का आपने विषय लिया, आपने कहा कि विधायकों को छोड़ देनी चाहिए, विधायक दल को छोड़ देनी चाहिए। भाई साहब, ये जो शेख चिल्लियों की फौज खड़ी की हुई है मुख्यमंत्री जी ने, कैबिनेट रैंक की, जिनको 1.5 लाख रुपए तनख्वाहें दे रही हैं, उन पर आपने कोई टिप्पणी नहीं की। विधायक तो फिर भी विधायक तो फिर भी चाहे भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। लेकिन ये शेख चिल्ली किसके प्रति उत्तरदायी हैं, आप ये बताइए। दूसरा प्रश्न, आप कह रहे हैं कि जिस निरंतर करना चाहिए। साहब, 19 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यालय को रेनोवेट करने के लिए रखा, 114 करोड़ आपदा राहत का वापस चला गया। इनकी जवाबदेही कौन देगा? ये आपके कर्मचारियों ने, सचिवालय के कर्मचारियों ने गंभीर इल्जाम लगाए हैं सरकार के ऊपर। आप कमाल कर रहे हैं, सरकार को ये पता ही नहीं लग रहा कि दिशा किधर है और हीनता किधर है। इतनी दिशाहीन सरकार है। जवाब देने दीजिए विवेक जी। हीनता भाजपा की तरफ है, दिशा दिखाने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, कौशल साहब, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया ट्रायल किया। अरे ये स्टेटमेंट किसने दी?
कि ये हम भत्ते 2 महीने के लिए निलंबित कर रहे हैं, क्या नेता प्रतिपक्ष ने दी या माननीय मुख्यमंत्री ने दी? किसने दी स्टेटमेंट? और इस स्टेटमेंट देने के पीछे का क्या कारण था? उनको किसने कहा कि नाखून कटा के शहीद हो जाइए? और पूरे देश में ये उदयवीर जी ने बहुत बड़ी बात की कि नाखून कटवाकर शहीद होने का रुतबा हासिल करने की कोशिश की जा रही है। आखिर ये सलाहकार कौन है जो मुख्यमंत्री जी से ऐसे बयान दिलवा रहे हैं? क्योंकि छवि प्रदेश की तो खराब हुई है, लेकिन कहीं न कहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व पे भी प्रश्न उठने शुरू हो गए, क्योंकि नेशनल मीडिया में बहुत खराब पिक्चर हिमाचल प्रदेश की पेश की गई और प्रोग्राम कितनी देर लगे चले, आधे-आधे घंटे के एपिसोड तक चले। उनको कौन ठीक करेगा? सलाहकार इस समय सलाह दे कौन रहा है? जो मेरी जानकारी है, एक सलाहकार फाइल पे लिखता है, बाकी कोई सलाहकार फाइल पे भी नहीं लिखता है। ये हालात हैं सलाहकारों के। देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है कि ये जो चेयरमैनों को लेके, एडवाइजर्स को लेके शोर है, मैं इस पे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, कोई बोर्ड, कोई कॉर्पोरेशन ऐसी नहीं थी जिसमें चेयरमैन नहीं लगाया गया था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो ओएससी थे वो नहीं लगाए गए थे। ये सारा ये एक मीडिया हाइप जो है वो क्रिएट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसको लेके कर रही है। अभी भी हिमाचल प्रदेश के अंदर दुनिया भर के बोर्ड और कॉर्पोरेशन की जो पोस्टें हैं वो खाली है, मुख्यमंत्री उनके ऊपर नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से एडवाइजर्स को लेके, चेयरमैनों को लेके इस तरीके का शोर करना, या तो आपने नाम बनाए हो तो आप ये नैतिकता, तब आपको ये नैतिक अधिकार मिलता है। क्या हमारी सरकार में हमने नहीं बनाए थे? आपने खुद को मजे कराए अपने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को। आज कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने सरकार बनाने में योगदान किया है, कंट्रीब्यूट किया है, अगर उनको पार्टी थोड़ा बहुत मान सम्मान दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी को मरोड़ पड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सही बात नहीं है। चलिए उदयवीर जी, ये चेयरमैन, बोर्ड के चेयरमैनों की बात चली, वाइस चेयरमैनों की बात चली, और खाली कोई नहीं है अभी भी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स और जो मंत्री हैं वो चेयरमैन है एक्स फैक्टोस के, ठीक है। और गाड़ियां भी दौड़ रही हैं, कार्यालय का स्टाफ भी इधर-उधर चल रहा है। अगर लगा भी दी जाए कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन लगे नहीं है वो अलग बात है। वो ठीक है कि संगठन के लोग एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन गाड़ी घोड़े अपने कारपोरेशन बोर्ड सबके दौड़ रहे हैं, चेयरमैनों के, वाइस चेयरमैनों के, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो ये हिमाचल प्रदेश की छवि, क्योंकि धूमल साहब ने, वीरभद्र सिंह जी ने भी ओवरड्राफ्ट ट्रेजरी के झेले हैं, इस तरह के संकट झेले हैं, लेकिन इस पे जो सत्ता संग्राम चल पड़ा है, एक तरह से विपक्ष कहीं ना कहीं आर्थिक आपातकाल का हवाला दे दे के कहीं ना कहीं सरकार की छवि ऐसी पेश कर रहा है। और मुख्यमंत्री जी द्वारा ये जो विलंबित की वेतन भत्ते किए जाने का जो प्रचार, दुष्प्रचार कह लें, जो भी हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं हिमाचल की साख पे बट्टा लगा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने नेशनल मीडिया की बात करी कि लगभग आधे घंटे के प्रोग्राम्स चले और वहां पर उन्होंने पैनलिस्ट बिठाए और जो आर्थिक मामलों के सलाहकार हैं वो भी बिठाए। पर डॉक्टर साहब, एक सवाल तो इन लोगों से बनता है, बीजेपी और कांग्रेस से, कि तुम लोग शोर मचाते हो कि ये हो गया वो हो गया, जब वो चीज आ जाती है तो बीजेपी और कांग्रेस वाले, जिसके लिए प्रदेश में सबसे ज्यादा हल्ला पड़ा कि 15,000 रुपया आप टेलीफोन का भत्ता लेते हैं, क्या छोड़े किसी ने? क्या बीजेपी के विधायकों ने छोड़े या कांग्रेस के विधायकों ने छोड़े? नहीं छोड़े। और दूसरी बात आ जाती है कि कार्यकर्ताओं के सम्मान की बीजेपी भी वही बात करती है, कांग्रेस भी वही बात करती है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान देने के लिए, यार एक बात का जवाब जनता भी मांगती है कि क्या जनता का सम्मान जरूरी नहीं है? क्या जनता से जुड़े हुए मुद्दे जरूरी नहीं है कि कार्यकर्ताओं को क्या वो सम्मान वैसे ही दिया जाएगा? आज की डेट में वही चीज आ गई। प्रतिभा सिंह चीख रही थी कुछ थोड़े दिन पहले तक कि कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। सम्मान जो है, क्या वो सरकारी सामान जो है उस पर कब्जा करके, उन गाड़ियों पर कब्जा करके, कोठियों पर कब्जा करके होगा? अगर आप लोगों ने जितना भी प्रदेश का, अगर मैं तो यही कहूंगा कि बेड़ा गर्क हुआ है तो बीजेपी और कांग्रेस की वजह से हुआ, क्योंकि हालात बदलने की कोशिश किसी ने नहीं की है और इन हालात ना बदलने की वजह से जनता की हालत खराब हो रही है। तो ये बीजेपी कांग्रेस छोड़िए, कम से कम हिमाचलियत की बात करिए, हिमाचल की बात करिए। हिमाचलियत का जिक्र तो कांग्रेसी भी करते थे। कब है, कहाँ है अब वो हिमाचलियत और कहाँ है उन लोगों के मुद्दे? मतलब जो आता है एक सीजनल
जो जिसको कह सकते हैं कि पॉलिटिकल मूवमेंट तैयार करनी है, वो मूवमेंट तैयार हो जाती है। 5 साल का जुगाड़ कभी कांग्रेस का बन जाता है, कभी बीजेपी का बन जाता है। आम आदमी का क्या बनता है, इन लोगों को जवाब देना चाहिए डॉक्टर साहब। हिमाचल प्रदेश को जी, चलिए। हिमाचल प्रदेश को बचाने के लिए किसी नहीं, को नहीं, पहल ठीक है। करनी पड़नी थी। चलिए वो वो चर्चा पहल कर चुके हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जी, की है, मैं उनको बधाई देता हूँ इस चीज चलिए के लिए। चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हालातों पे जिस तरह से राजनीतिक द्वंद चला हुआ है, उससे प्रदेश की छवि कहीं न कहीं पूरे देश, दुनिया में खराब हो रही है। जाहिर है ऐसी परिस्थिति में कोई निवेशक भी नहीं आएगा, निवेशक आएँगे, उद्योग जगत बढ़ेगा, पर्यटन क्षेत्र बढ़ेगा, अन्य क्षेत्र बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे, टैक्स कलेक्शन होगी राज्य सरकार को और मूवमेंट बनेगी कहीं न कहीं, मनी सर्कल घूमेगा। ये चीज़ें सारी प्रभावित पहले बाढ़ ने प्रभावित की, सरकार बदलने के बाद राजनीतिक अस्थिरता आई, उसने प्रभावित की, उसके बाद ये आर्थिक आपातकाल इन चीज़ों को प्रभावित करेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कहना है कि मैंने प्रयास शुरू किए हैं और ज़ाहिर है प्रयास जब शुरू होते हैं, दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। लेकिन उनके द्वारा स्टेटमेंट देना और उसके बाद उससे कहीं न कहीं ये कह देना कि नहीं हालात ठीक हैं, ये कहीं न कहीं उनके सलाहकारों की फ़ौज और उनके अधिकारियों की फ़ौज पे प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं कि वो आखिर क्या तस्वीर उनके आगे पेश कर रहे हैं कि हिमाचल की क्या हालत है। और केंद्र का सहयोग ज़ाहिर है चाहिए लेकिन उस तरीके से नहीं मिल रहा है जैसे पिछली डबल इंजन की सरकार में भाजपा को मिलता रहा है। केंद्र के पास देनदारियाँ हिमाचल की पड़ी हैं, वो भी नहीं मिल रही हैं। और अब उदयवीर जी ने ठीक कहा कि नाखून कटवाकर शहीद होने की कोशिश हर कोई कर रहा है। लेकिन ज़ाहिर है कि जिनको ओहदे दिए जाएँ, उनकी जेब ना भरी जाए। वेतन-भत्ते कहीं न कहीं उनके विलंबित या निलंबित किए जाएँ, उनको ठीक है, काम करने का मौका दिया जाए और जो सुविधा है सरकारी वो दी जाए। तो देश भी यही चाहता है, प्रदेश भी यही चाहता है, तभी हिमाचल के हालात बेहतर होंगे। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।